विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय फलोदी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, हम BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम इकाई के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रथम इकाई के कुछ बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज इसी क्रम में जो नेक्स्ट बिंदु है वो है गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश। आज हम इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क सरदारों ने आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह जो था वो ऐबक का पुत्र था अथवा नहीं, इस पर इतिहासकारों में गंभीर मतभेद है। प्रोफेसर हबीबुल्लाह का कहना है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन का ही पुत्र था। इतिहासकार रेवटी ने कहा है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन का गोद लिया हुआ पुत्र था। प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी के अनुसार आराम शाह ऐबक का पुत्र नहीं था। किसी भी समकालीन इतिहासकार ने आराम शाह को ऐबक का पुत्र नहीं कहा है। जुबैनी जिन्होंने तारीख़ जहांकुशा नामक ग्रंथ लिखा, जुबैनी के अनुसार ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। मिन्हाजुद्दीन सिराज और अब्दुल्ला वसाब जैसे इतिहासकारों ने ऐबक के किसी पुत्र का उल्लेख नहीं किया है। अबुल फजल के अनुसार वह ऐबक का भाई था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था आराम शाह। क्योंकि ये जो आराम शाह था वो अयोग्य और अनुभवहीन निकला और प्रांतीय अधिकारियों तथा दिल्ली के तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। तो इसी दौरान इल्तुतमिश का सिंहासनारोहण होता है। इल्तुतमिश का राज्यारोहण अथवा सिंहासनारोहण। जब प्रांतीय अधिकारी और दिल्ली के तुर्क अमीर आराम शाह को सुल्तान मानने से इनकार कर देते हैं, तो उन्होंने अली इस्माइल के माध्यम से बदायूं, जो दिल्ली के तुर्क अमीर थे, उन्होंने अली इस्माइल के माध्यम से बदायूं के सूबेदार, तत्कालीन इल्तुतमिश तत्कालीन समय में बदायूं का सूबेदार था, बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने तुरंत आमंत्रण स्वीकार कर दिल्ली पहुंचकर बिना किसी विरोध के सिंहासनारूढ़ हो गया। जब आराम शाह को इस बात की सूचना मिली कि दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को सुल्तान घोषित कर दिया है और उसको गद्दी पर बिठा दिया है, तो आराम शाह ने क्या किया, सेना सहित लाहौर से दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली के निकट जूद नामक स्थान पर इल्तुतमिश एवं आराम शाह जो दोनों पक्ष थे, उन दोनों पक्षों में निर्णायक युद्ध हुआ। आराम शाह पराजित होता है और उसका वध कर दिया जाता है। मिन्हाजुद्दीन सिराज का कहना है कि आराम शाह का जो शासनकाल है वो केवल 8 महीने चला और उसमें कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ये इल्बरी तुर्क था। मिन्हाजुद्दीन सिराज के अनुसार इल्तुतमिश इल्बरी सरदार आलम खां का पुत्र था। आलम खां जो कि मध्य एशिया में निवास करने वाली इल्बरी तुर्कों का सरदार था। इल्तुतमिश बचपन से ही अत्यधिक सुंदर और होनहार था, बुद्धिमान था। तो उसके जो पिता थे उसे अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक प्यार करते थे। तो इससे जो भाई थे वो कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर भाइयों ने बालक इल्तुतमिश को घोड़ों के एक व्यापारी को बेच दिया। भाइयों ने घोड़ों के एक व्यापारी को बेचा और फिर घोड़ों के व्यापारी ने क्या किया, उसको प्रधान काजी को बेच दिया। और जो काजी के पुत्र थे उन्होंने उसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने इल्तुतमिश को खरीद लिया। अर्थात ऐबक जो कि गोरी का दास था, उसने इल्तुतमिश को अपना दास बनाकर खरीद लिया। प्रारंभ में इल्तुतमिश को सर जानदार पद पर नियुक्त किया गया। प्रारंभ में सर जानदार पद, परंतु धीरे धीरे उसकी
उन्नति बढ़ती गई और उसको अमीर शिकार बनाया गया। 1205-6 ईस्वी में जब गौरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था, तो उस अभियान में इल्तुतमिश ने असाधारण पराक्रम का परिचय दिया, जिससे खुश होकर गौरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने तथा दासता के बंधन से मुक्त करने को कहा। अर्थात गौरी ने प्रभावित होकर ऐबक से कहा कि वह इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि वह एक यशस्वी व्यक्ति बनेगा। ये इल्तुतमिश के बारे में गौरी ने कहा, ऐबक से कहा कि वह एक यशस्वी व्यक्ति बनेगा, और उसे दासता के बंधन से मुक्त करने को भी कहा। गौरी ने इल्तुतमिश को अमीरुल उमरा का पद भी दिया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तो ऐबक ने इल्तुतमिश को ग्वालियर का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया था। कालांतर में ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ कर दिया, अर्थात इल्तुतमिश को अपना दामाद बना लिया ऐबक ने, और बाद में उसे बदायूं का गवर्नर अथवा हाकिम भी नियुक्त कर दिया। इस बदायूं के गवर्नर के पद पर रहते हुए इल्तुतमिश ने गहड़वाल राजपूतों का दमन किया और अपनी रण कुशलता के लिए ख्याति अर्जित की। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, या इल्तुतमिश की क्या क्या समस्याएं थी जब वो सुल्तान बना था, तो कौन कौन सी समस्याएं उसके समक्ष आ खड़ी हुई थी। प्रथम जो समस्या थी इल्तुतमिश के समक्ष, वो थी तुर्क अमीरों की समस्या। जो तुर्की साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर थे, तुर्क सरदार थे, वो दिल्ली के सिंहासन को हथियाने अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की उधेड़-बुन में लगे हुए थे। बहुत से तुर्क सरदार जो गौरी एवं ऐबक के समय में इल्तुतमिश से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, इल्तुतमिश को सुल्तान बना देने से असंतुष्ट थे और वे किसी राजवंशी सरदार को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की यह भी मांग थी कि जो प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पद हैं, उन पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाए, ना कि भारतीय मुसलमानों को। भारतीय मुसलमानों को ऊंचे पद नहीं दिए जाए और सभी महत्वपूर्ण पदों पर तुर्क सरदारों को नियुक्त किया जाए। इसके अलावा जो सिंध और मुल्तान का सूबेदार था कुबाचा, उसने स्वयं को ऐबक की मृत्यु के बाद स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और मौका मिलने पर उसने बठिंडा, सुरसुती, कुहराम और लाहौर पर भी अधिकार कर लिया तथा अवसर मिलने पर वो दिल्ली पर अधिकार करने की चेष्टा में भी था, दिल्ली पर अधिकार करने की फिराक में भी था कुबाचा। गजनी का जो ताजुद्दीन यल्दौज था, उसने क्या किया, ताजुद्दीन यल्दौज ने पुणे समस्त भारतीय तुर्की सल्तनत पर अपने प्रभुत्व का दावा प्रस्तुत कर इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए राजकीय चिन्ह भिजवाए। जो यल्दौज था वो अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था, इसलिए उसने क्या किया, इल्तुतमिश को राजकीय चिन्ह भिजवा दिए और इल्तुतमिश ने परिस्थितियों से समझौता करते हुए या तत्कालीन परिस्थितियों से विवश होकर उन चिन्हों को अपमान सहकर स्वीकार कर लिया। ऐबक की मृत्यु के उपरांत बंगाल के अली मर्दान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर ली तथा बिहार के खिलजी सरदार ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार इल्तुतमिश की जो सबसे मुख्य कठिनाई थी, इन प्रमुख तुर्क सरदारों को परास्त करके उन्हें दिल्ली शासन के अंतर्गत लाना था। जो इल्तुतमिश की जो दूसरी कठिनाई थी, दूसरी समस्या थी, वो था सेना का विश्वास प्राप्त करना। जो दिल्ली में तैनात तुर्क सेना थी, उसका सेनानायक था अली इस्माइल। अली इस्माइल, संयोग की बात है कि दिल्ली में तैनात जो अली इस्माइल था, जिसने इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया था, दिल्ली के तुर्क सरदारों ने अली इस्माइल के माध्यम से, इसी सेनानायक अली इस्माइल के माध्यम से ही इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था सुल्तान बनने के लिए,
और अब वही अली इस्माइल इल्तुतमिश का विरोधी बन चुका था और तुर्क सेना थी उसी के नियंत्रण में थी अभी भी। तो तुर्क सेना का विश्वास प्राप्त करना भी इल्तुतमिश के समक्ष एक बड़ी कठिनाई का विषय था। नेक्स्ट है राजपूत अथवा हिंदू सरदारों की समस्या। राजपूत अथवा हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु जब ऐबक की मृत्यु हो गई तो उनमें से बहुत से सरदार विद्रोही हो गए और कर भेजना भी बंद कर दिया। कई क्षेत्रों के सरदारों ने संगठित होकर अपने अपने क्षेत्रों से तुर्क अधिकारियों को भी खदेड़ दिया। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर, बयाना, अजमेर आदि के जो शासक थे, जो सरदार थे, वो दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उनकी स्वतंत्रता भी दिल्ली के तुर्क राज्य के लिए गंभीर संकट थी। दोआब क्षेत्र में भी तुर्क शासन है वो लड़खड़ाने लगा। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। इल्तुतमिश के सामने उत्तर पश्चिमी सीमा की भी गंभीर चुनौती थी। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को परास्त कर दिया था और जो ख्वारिज्म का राजकुमार था वो जलालुद्दीन मांगबरनी जो था वो भागकर सिंधु तट पर आ पहुंचा और मंगोल नेता चंगेज खां भी उसका पीछा करता हुआ किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सकता था। तो मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए इल्तुतमिश के लिए ये जो बचाने की जो समस्या थी दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से, यह भी एक अग्नि परीक्षा के समान थी। नेक्स्ट है खोखरों की समस्या। झेलम और सिंध के मध्य में आबाद जो लड़ाकू खोखर थे, उनकी प्रारंभ से ही दिल्ली सल्तनत से शत्रुता चली आ रही थी। ऐबक के समय से ही खोखरों की शत्रुता के कारण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा असुरक्षित प्रतीत होने लगी थी, क्योंकि जो ख्वारिज्म का शाह था उसने खोखरों से मैत्री कर ली थी और दिल्ली के अधीन वाले कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है दुर्बल राज्याधिकार। चूंकि जो इल्तुतमिश था वो दास का दास था, ऐबक गोरी का दास था और इल्तुतमिश ऐबक का दास था, अतः जो विशुद्ध तुर्क सरदार थे उनकी दृष्टि में उसका साम्राज्य पर अधिकार अनुचित बात थी और वे उसको सुल्तान मानने को तैयार ही नहीं थे, जो विशुद्ध तुर्क सरदार थे, और इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठाए जाने के विरुद्ध थे। इस्लामी कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमजोर थी और धार्मिक नेताओं का व्यवहार भी उसके पक्ष में नहीं था, अतः इल्तुतमिश के लिए अपने राजा अधिकार को सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक था। जो तुर्क सरदार थे उसको गद्दी से हटाने के लिए निरंतर षड्यंत्र भी कर रहे थे। इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का सिंहासन फूलों की सेज सही नहीं सिद्ध हुआ। उसके सामने कठिनाइयों का अंबार लगा हुआ था। दिल्ली सल्तनत की नींव भी सुदृढ़ तथा स्थायी नहीं हो पाई थी, परंतु वह अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ और अपनी योग्यता, पराक्रम तथा कूटनीति से समस्याओं पर विजय पाने में भी सफल रहा। इल्तुतमिश ने इन समस्याओं पर किस प्रकार विजय पाई, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।